औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट आज हम जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसको आप अभी अगर लेक्चर 2 समझें, जो कि पहले में आपने जो कुछ लॉजिकल फॉर्म वगैरह देखी हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। हम सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं, बहुत सारी स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने बस इन्हें नोट करना है कि समझना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। ये जितनी थ्योरी है मैं इसके थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूंगा आपको, ताकि आपको थ्योरी में कहीं भी मसला ना आए। तो आपके पास है सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, स्टेटमेंट में से कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। तो लफ्ज़ कंडीशन का मतलब यही होती है जिसके ऊपर कोई कंडीशन रखी गई हो, जिसके ऊपर कोई शराइत रखी गई हो। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर ये काम करेंगे तो वो काम होगा, तो यानी एक काम करने की वजह से दूसरा होगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि पहला काम होगा देन दूसरा होगा। अब यहाँ पे एक सेंटेंस को देखें, आपने जो चीज़ें मैं आपको कलर कर रहा हूँ या बता रहा हूँ बस आपने वही देखनी है। इफ़ ये नंबर है 4686 इज डिविजिबल बाय 6, हम कह रहे हैं अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा होगा तो देन ये ही वाला नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो कंडीशन ये है कि अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है तो देन ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो अब याद रखना कि इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, इफ़ दिस इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 का मतलब है अगर ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, तो 3 भी इसको डिवाइड करेगा। तो याद रखें कि ऐसी बात जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कि अगर ये पास हुआ है तो इसका मतलब है कि इसने मेहनत की होगी। अब स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा होता है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, एक मफरूज़ा कहते हैं, और जो कंक्लूजन है हमारे पास, उसका नतीजा जो आता है उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। अब स्टूडेंट हम इसको कैसे लिए देखते हैं जो सिंबॉलिकली या स्टेटमेंट से, तो उसको यहाँ पे आप एक टेबल देखें। इस टेबल में ये जो सिंबल है ये वर्क कैसे करता है इसको आपने जानना है। वर्क कैसे करता है, जहाँ पे भी ये सिंबल आपको नज़र आए तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स हुई तो देन ये भी फिर भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में दोनों मिक्स हुए तो जो एरो के हेड पे आएगा, एरो के हेड पर मतलब कि एरो इधर से इधर आ रहा है, तो एरो के हेड पे फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पे भी फॉल्स आया है, और यहाँ पे भी आपने एरो डाला तो इसके हेड पे टेल ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रू ही है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कंडीशनल कहते हैं। इसके जितने भी नाम हैं उसको हम यहाँ डेफिनेशन में देख लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि इसके कितने नामों से इसको बुलाया जाता है, कितने नामों से इसे पुकारा जाता है। तो जो इसके नाम है, इसमें इफ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स, ये दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि पी के 2 वैल्यूज हो सकती हैं ट्रू एंड फॉल्स, और क्यू की भी 2 वैल्यू हो सकती हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो इसको कहते हैं कि ये वेरिएबल है, और इसके अंदर वेरिएशन से 2 चीज़ों की है, जो कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिहाज से जब देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ही 2 होते हैं, 0 और 1, इसलिए हम सिर्फ 2 के लिहाज से ये वेरिएबल हैं। फिर उसके बाद है द कंडीशनल ऑफ क्यू बाई पी इज इफ। अब ये वाली लाइन आप यहाँ से समझें कि यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे है कि इफ पी देन क्यू। अब पहली बात है, आपसे कोई कहे कि इसको पढ़ो तो आप कहेंगे इफ पी, अगर पी है तो देन क्यू। इसका ये मतलब है कि इफ पी देन क्यू। तो एक तो आप ये बोला करेंगे, या फिर इसको आप पढ़ा करेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, तो आप मीनिंग सेम लेंगे। अगर लिखा हुआ इफ पी देन क्यू या फिर लिखा हुआ पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इट इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, बाकी तमाम केसेस में ट्रू होता है। किस केस में? जब सिर्फ क्यू फॉल्स हो जाए, यानी कि अगली स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स हो जाता है। अब आप खुद सोचें थोड़ी देर के लिए कि इसको इस तरह जब डिफाइन किया गया है तो ऐसे क्यों है। आप खुद देखें कि मैं कहता हूं कि अगर मैंने मेहनत की तो मैं पास होऊंगा, तो आप पहली स्टेटमेंट को पढ़ें, अगर मैंने मेहनत की तो मैं पास होऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे जाके देखें तो हम कहते हैं अगर मैंने मेहनत की तो मैं फेल होऊंगा, लेकिन ये तो गलत बात हुई ना।
ये बात गलत हुई कि अगर यानी ठीक में इनके अगर मैंने मेहनत की, यानी मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, ये जो लाइन है कि अगर मैंने मेहनत की, इसका मतलब ट्रू मीन के अगर मैंने मेहनत की तो मैं फेल होऊंगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब मैं कहता हूँ अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास होऊंगा, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट इस पे जज नहीं करती है। आप इसको स्टेटमेंट को मैं मजीद जो है ना नीचे जाके, एक तो आपने ये याद रखना है जहां तक इसने ये कहा है कि अगर यहाँ पे एक में फॉल्स आता है तो दिन दैट केस ये फॉल्स आता है। बाकी जो है ना इसका तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब याद रखना है आपने जो कि कंडीशनल, इसको कहते हैं कंडीशनल, और कंडीशनल में क्या होता है P इंप्लाइज क्यू, या इसको पढ़ते हैं इफ P देन क्यू, या फिर अच्छा याद रखना कि इस P को हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कहते हैं, या फिर इसका नाम होता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। तो आपको नाम पता हो लिख लें आप इसे। तो P को हम कहते हैं हाइपोथेसिस या एंटीसीडेंट, और जो Q होता है वो होता है कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंट। अच्छा याद रखना बच्चों, अगर Q पहले आ जाए और P बाद में, एरो ऐसे ही पड़ा हो, तो फिर Q जो है वो हाइपोथेसिस बन जाएगा और जो P होगा वो कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा। मतलब ये कि जो एरो के हेड पे आता है वो हमेशा कॉन्सिक्वेंट होगा, और जो जिससे शुरू में है वो जो है ना वो हमेशा हाइपोथेसिस होगा। तो ये आपके कुछ नाम आपने पढ़े, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ P देन Q पढ़ते हैं एंड P इंप्लाइज Q पढ़ते हैं। इस स्टेटमेंट के जो पहला पार्ट होता है उसे हाइपोथेसिस या एंटीसीडेंट कहा जाता है, दूसरे पार्ट को कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन मीन उसका नतीजा या कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में देखें कि यहाँ क्या कंडीशंस दी गई हैं। आप अगर इन पे गौर करें तो आपको ये है कि इफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट विद अ फॉल्स हाइपोथेसिस, अगर आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसका हाइपोथेसिस फॉल्स है, यानी कि फॉल्स मफरूजे की बुनियाद पर उसको बनाया गया है। हमने किया कंसीडर स्टेटमेंट, हमने एक स्टेटमेंट कंसीडर की, इफ 0 इक्वल टू 1 देन 1 इक्वल टू 2। अब खुद सोचें कि यह हमने कहा कि अगर 0 1 के बराबर हो तो देन 1 2 के बराबर होगा। अब बात है कि इसकी बेस ही हमने गलत बात पे रखी है। तो यहां पे वो कहता है कि स्ट्रेम इट मे बी सेम since the hypothesis of this statement is false, the statement as whole is true, the whole is true। मतलब ये कि ट्रू क्यों है। आप मुझे यहाँ से अगर ये बताएं कि ये बंदा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, राइटर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक चीज की बुनियाद ही आपने गलत रखी है, यानी इफ 0 इक्वल टू 1 देन 1 इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम ये बात मान लें तो देन फिर ये भी मान लेंगे। तो मतलब ये कि इससे तो ओवरऑल अगर ये मानी तो देन ये, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिर्फ देन की स्टेटमेंट से है। इफ हमें दे दिया गया है तो इसका मतलब है अगर इफ दे दिया गया है तो देन हम इसको, तो इसका मतलब है कि और स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू इसलिए हो गई कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो मतलब ये भी फॉल्स वो भी फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट नहीं गलत हैं। तो गलत मीन के हम ये लेंगे कि यानी आपसे ये पूछा जाए क्या ये गलत है तो आप क्या जवाब देंगे, यस या नो। तो यस कहेंगे। क्या ये गलत है तो आपने कहना यस ये गलत है। तो आप ये कह देंगे कि आपसे कोई सवाल पूछता है क्या ये गलत है तो आप आंसर करते हैं नो। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आप अगले बंदे को जवाब दे रहे हैं कि ये ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कोई पूछ रहा है ये कि ये गलत है तो ये भी गलत है, ट्रू या फॉल्स, तो हमारा आंसर होगा ट्रू। वाकई ये गलत है तो ये भी गलत है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू, यानी कि ये बात ठीक लिखी हुई है। ओवरऑल गलत बात लिखी हुई है लेकिन इसका आंसर ट्रू है कि हाँ ये बात गलत है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, जो है इसको यूज हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रूथ टेबल, आपसे कहा जाता है इसका ट्रूथ टेबल बनाएं। तो आपने कैसे बनाना है यहाँ पे गौर से देखें। तो ये टेबल आपको पूछा जाता है कि ये टेबल ड्रा करें। तो टेबल ड्रा करने का पैटर्न जो है मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा, आपको ये टेबल ड्रा करना आना चाहिए। यानी कि आपको खाली ये चीज़ दी हुई होगी, यानी ये स्टेटमेंट का सिर्फ ये हिस्सा दिया होगा और कहा जाएगा ड्रा द, आपको कहा जाएगा कि क्या करो, ड्रा द या कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, ये आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने ये चीज़ खाली दी होगी। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि याद रखें जब भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो टेबल में जिस चीज़ का ट्रूथ टेबल ड्रा करना होता है, जैसे कि आई वॉन्ट टू ड्रा द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस वैल्यू, मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये करना है कि इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मैं देखूंगा स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। याद रखें स्टेटमेंट में सबसे पहले P गिवन है तो यहाँ पे P लिख लेंगे, फिर देखेंगे और Q दिया हुआ है, Q भी गिवन है, हम Q भी लिख लेंगे। बेशक नॉट Q है लेकिन इसे बाद में नॉट बनाएंगे।
और देखेंगे क्या आर दिया हुआ है, अगर आर नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे। तो हमने लिख दिया पी एंड क्यू। अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे नॉट वाला ऑप्शन हमेशा देखा जाता है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर के लिहाज से किस चीज़ को पहले रखा जाता है। यानी कि ये जो आपने अभी तक जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जिनमें से एक नॉट ऑपरेटर है, एक एम्प्लाइज है, एक एंड है, एक आर है, तो इस तरह के जो ऑपरेटर हैं, इन ऑपरेटर का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मीन के कौन सा पहले हल किया जाता है। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होते हैं कि कौन सा जो है आप डिवीजन सबसे पहले करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन, और सबसे जो हमारे पास है डिवीजन है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो है इन एक प्रोसेस से करते हैं, और ब्रैकेट का जो अमल होता है वो हम पहले कर लेते हैं। तो ये एक तरतीब होती है। तो इसी तरीके से इसका भी एक ऑर्डर होता है जो कि हम नीचे जाके डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपका ये काम है कि आपको ये टेबल ड्रा करना आना चाहिए। अगर आपको ये टेबल बनाना नहीं आता तो फिर आप फर्दर चलें आगे जाके। तो मैं चूँकि आपको इनके बारे में, टेबल के बारे में मज़ीद बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, तो होप्स हो कि आप उसे ड्रा करने के काबिल हो जाएंगे। तो अच्छा, उसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग, यहाँ पे खाली इस लाइन का इतना मतलब आपको पता हो कि लॉजिकली इक्विवेलेंस वो चीज़ होती है जिनके दोनों के आंसर सेम हो। यानी कि नीचे देखें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये तीन लाइनों से इस साइड वाली जो जगह है ना, यानी पी आर क्यू इम्प्लाइज आर, ये इसका आंसर, यानी हम ट्रूथ टेबल ड्रा करें, अगर राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर से सेम आता है, मीन के इसकी ट्रूथ वैल्यू उसकी ट्रूथ वैल्यू सेम हुई, तो फिर हम कहेंगे यानी ट्रू के सामने ट्रू ही हुआ, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंस हैं। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेबल में हमेशा जब आप दो चीज़ों को इक्विवेलेंस देखना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड का के ट्रूज को राइट हैंड साइड के ट्रू से मिलवाया जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के ट्रू राइट हैंड साइड के ट्रू पे मैच हो रहे हों तो इट मीन के वो क्या हो, फॉल्स को इसलिए नहीं देखते हैं, अगर ट्रू मैच हो जाए तो फॉल्स खुद ही मैच होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन आपने ऐसे नहीं करना, ये स्टेटमेंट खाली आपने समझनी थी। इसका सोल्यूशन जो है आपने बाकायदा जो है वो टेबल फॉर्म में करना है, जो कि यहाँ दिखाई गया है। अब देखें स्टूडेंट, तो इसको इस हिस्से को गौर से देखें, तो इसके जितने ट्रू हैं, यानी इस ट्रू के सामने ट्रू है, फिर अगले ट्रू पे जाएं तो ट्रू के सामने ट्रू है, फिर उससे अगले पे ट्रू पे जाएं तो ट्रू पे ट्रू है, उससे अगले ट्रू पे जाएं तो ट्रू है, और उससे अगले ट्रू पे जाएं ट्रू है। तो बस हमने ये देखना होता है, अगर ये दोनों, यानी ये वाला जो कॉलम है और ये वाला कॉलम है, चूंकि ये दोनों कॉलम सेम आंसर हमें दे रहे हैं, तो सो इसका मतलब है कि ये वाला जो रिजल्ट है इस रिजल्ट के लॉजिकली इक्विवेलेंस है, मीन कि ये उसके बराबर हो गया। तो ये आपको टेबल ड्रा करना आना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे पास एक स्टेटमेंट में, आपने अभी तक जो स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, आप जानते हैं कि नॉट आप जानते हैं, ये जो आर वाला सिंबल है आप जानते हैं, और इम्प्लाइज वाला पढ़ा है आपने। अब हमारे पास है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफ देन एज आर। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया कि ये यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इफ देन एज आर, और ये सारे सिंबल यहाँ पे यूज हुए हैं। एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंस बिटवीन दिस, इनकी जो एप्लीकेशन है, यानी हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिएगा, आपसे ये इसकी क्या एप्लीकेशन है, यानी इक्विवेलेंस बिटवीन, इन दोनों में क्या इक्विवेलेंस का मतलब है कि दोनों में जो आपको पता है टेबल बनाते हैं और पता कर लेते हैं क्या इक्विवेलेंस है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, नॉट पी एंड क्यू, सॉरी एंड नहीं आर है, एंड पी इम्प्लाइज क्यू। अब इनका रिलेशन देखें, नीचे जो इनकी कंडीशंस दी गई हैं उनके मुताबिक ये क्या हमें रिजल्ट दे रहा है। ओके, तो अब देखें, हम रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको इफ देन फॉर्म में रीराइट करना है। तो ये हमारे लिए या स्टूडेंट आपके लिए एक क्वेश्चन होता है और बड़ा खास क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसको हैंडल करना कि आपको अगर ऐसा कहा जाए कि रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म, यानी कि आपको जो स्टेटमेंट दी है उसे इफ देन फॉर्म में लिखें। अब देखें, आइदर यू गेट टू वर्क ऑन टाइम और यू आर फाइल्ड। अब देखें, ये वाला सेंटेंस आपको दे दिया गया एग्जाम में, सपोज आपसे कहा जाता है ये मैंने दिया है, इसको आप इफ देन फॉर्म में लिखो, यानी कि ऐसी शक्लों में लिख के दिखाओ, यानी इस तरह की जो ऊपर हमें दिया गया है इस फॉर्म में लिखें। तो आप कैसे कहेंगे, तो देखिए मैं फिर इसे पढ़ता हूँ, आइदर यू गेट टू वर्क
ऑन टाइम, अगर आप जो है ना अपना काम वक्त पे करते हैं, या आर यू आर फाइड, अदरवाइज आपको जो है ना उस जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि लेट नॉट बी यू गेट टू वर्क ऑन टाइम, यानी कि नॉट बी का मतलब है कि हम ये कहते हैं कि आइदर यू गेट टू वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे है ना, इसका मतलब है मैंने कहा वक्त पे काम होने को मैंने पी कह दिया, और नॉट पी कह दिया वक्त पे काम ना होने को। तो इसका मतलब है जब मैं कहता हूँ वक्त पे काम नहीं हुआ तो फिर आपको क्या होगा, यू गेट टू वर्क ऑन टाइम। लेट नॉट बी अच्छा सॉरी, नॉट पी को हमने कह दिया यू गेट टू वर्क ऑन टाइम, यानी कि वक्त पे काम होने को हमने नॉट पी कह दिया, एंड क्यू बी यू आर फाइड। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट को समझिएगा कि जब भी कोई इंग्लिश स्टेटमेंट दी होती है तो स्टेटमेंट के 2, 3 या जितने भी पार्ट हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है। सबसे पहले पार्ट में आप देखते हैं कि स्टेटमेंट के कितने हिस्से हैं। तो आप देखें स्टेटमेंट का एक हिस्सा इससे इस साइड पे पड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा ये पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जो स्टेटमेंट का इस तरफ वाला हिस्सा है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा, इसको हम P का नाम दे देंगे और दूसरे हिस्से को हम Q का नाम दे देंगे। लेकिन इस यहाँ पे आथर ने क्या किया कि लेफ्ट वाले हिस्से को नॉट P का नाम दे दिया और राइट यानी यू आर फाइड को Q का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट ये डिपेंड आप पे करता है, आप इसे नॉट P नहीं भी लिखते यानी P भी लिखते हैं तो ये ठीक है, यू आर फाइड। देन द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट P आर Q, आर आपको पता है दरमियान में यूज हुआ है, आल्सो P इज। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। आपने इसको देख लिया तो इसकी स्टेटमेंट ये बनी। तो अब हम आते हैं यू डू नॉट गेट टू वर्क ऑन टाइम। अब अच्छा यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखा गया है, ऊपर देखें तो यहाँ पे अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख लूँ तो इसके मीनिंग क्या होंगे। आप देखें यहाँ P R Q, तो इसका मतलब है कि P का मतलब समझाएं मुझे। तो P का मतलब है स्टूडेंट कि यू गेट टू वर्क ऑन टाइम, यानी कि टाइम पे आपने काम किया या फिर आप फाइड होंगे, क्यों मेन फाइड होंगे। तो यहाँ पे अगर आपने लिखा नॉट ये, तो इसका मतलब है अगर आपने काम नहीं किया देन यू आर फाइड, तो फिर आप क्या होंगे, आर यू आर फाइड, यानी आपको फिर उस जॉब से निकाला जाएगा। यहाँ देखें इफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट P एंड Q, also P is you do not get to work on time, यानी कि P अगर इस शो कर रहा है कि you do not work on time, so the equivalence if then variation is P implies Q is। अब P implies Q जो है ये यहाँ पे यूज हुआ कि अगर आप टाइम पे काम नहीं करते हैं तो फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो फिर ये एक स्टेटमेंट है, इफ यू डू नॉट गेट टू वर्क ऑन टाइम देन यू आर फाइड। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये दोनों केसों में दिखाई गई है कि इन दोनों में क्या इक्विवेलेंसी है, यानी कि इन दो स्टेटमेंट में क्या रिलेशन है। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। देखें आपसे कहा गया कि अगर आपने काम वक्त पर किया, आइदर यू गेट टू वर्क ऑन टाइम, नहीं किया, अगर आपने वक्त पे काम नहीं किया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। या फिर हम कहते हैं कि आपने वक्त पर काम नहीं किया तो देन फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको उस जॉब से फ्री कर दिया जाएगा। तो फिर ये है कि आपने इन दोनों तरीकों से इसे लिखा, इसमें क्या रीजनिंग है, क्या इसमें इश्यूज हैं, ये आपने कोशिश करनी है इस एग्जांपल को समझने की। अदरवाइज जो है इन पॉइंट्स को आपने नोट करना है और साथ साथ मुझे बताने हैं कि फलां पॉइंट जो है ना वो आपको रिटर्न फॉर्म में यानी कि बोर्ड के ऊपर समझा दिए जाए, एक इलादा से जो है एट द एंड आपकी कलेक्शन हो जाए क्वेश्चनों की, तो आपको बता दिया जाए कि ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मीनिंग है। इसके बाद है हमारे पास है, नेक्स्ट हम चलते हैं द नेगेटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको पता है नेगेटिव मीन कि अगर एक स्टेटमेंट दी हुई होगी तो उसके साथ नॉट वगैरह लगा देने से वो नेगेटिव बन जाती है। तो इफ देन स्टेटमेंट नेगेटिव कब होती है, और इसी तरीके से अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कंट्रापॉजिटिव एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज कंट्रापॉजिटिव और कंडीशनल स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि कंट्रापॉजिटिव का मतलब ये होगा कि आपने स्टेटमेंट में अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट देन इफ P देन Q इज, इफ नॉट P देन नॉट Q। तो यहाँ पे आप देखें इस लाइन से आपको कंट्रापॉजिटिव की समझ आएगी, यानी कि अगर आप कहते हैं एक P है और एक Q है, यानी P इंप्लाइज Q है, तो अब हम कहते हैं
कि P इंप्लाइज Q में अगर आपको कोई कहता है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, तो आप दोनों की जगह भी बदलोगे, दोनों के साइन भी बदलोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मुझे कोई कहता है कि P और साथ में ये सिंबल है और साथ में लिखा हुआ है नॉट Q, तो कोई कहता है कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, तो मुझे पता है मैं Q को पहले लिखूंगा, लिख दिया, और उसके साथ अगर पहले से नॉट हो तो नॉट को हटा दूंगा, अगर नॉट न हो तो फिर नॉट डाल दूंगा, और इंप्लाइज इधर क्या डालूंगा, नॉट P। यानी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जगह बदलते हैं और सिंबल भी बदल देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस तरह की स्टेटमेंट होती है। उसके बाद है हमारे पास है नेक्स्ट है कन्वर्स और इनवर्स, जो है ये हम देखने लगे हैं। ये है द कन्वर्स इज इफ Q देन P और द इनवर्स इज इफ नॉट P देन Q। इस स्टेटमेंट को यहां से देखें तो आपको इसकी समझ आएगी। यानी देखें आपको स्टेटमेंट अगर ये दी होगी, ये फॉर्म दी हुई है, इस फॉर्म में देखें आप, तो इसमें दिया हुआ है P इंप्लाइज Q या इफ P देन Q है। तो आप इस पे गौर करें तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स कन्वर्स का मतलब ये होता है जस्ट इनकी जगह बदल देना। जगह बदलोगे तो उसको कन्वर्स कहते हैं, यानी कि इन दोनों की जगह बदल दें, यानी कि Q को पहले रखते हैं, Q P को बाद, तो इसको कहते हैं कन्वर्स करना। और इनवर्स क्या होता है, आप उनकी जगह ना बदलो, सिर्फ साइन बदल दो। अगर उनके साथ नॉट नहीं है तो डाल दो, अगर है तो हटा दो। तो ये आपको तीन चीजें आपने पढ़ी हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इनको आपने नोट करना है, आपको पता हो कि कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ओनली इफ एंड द बाई कंडीशनल। अब हम बात करने लगे हैं, पहले था इफ देन समथिंग था, यहाँ पे ओनली इफ एंड देन एंड द बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल जो है उसकी शेप आपको पता होगी, इफ P देन Q। यहाँ पे ये इसकी इक्विवेलेंट है, ये बात वो कह रहा है, लेकिन हम नीचे जाके तो इसको देखते हैं कि कैसे ये आता है और इसके रिजल्ट देख लें। ये है जी बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल जो है स्टूडेंट, इसका सिंबल ये होता है, यानी P से Q और Q से P, यानी ये दोनों साइडों पे एक जैसा है। इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसके मीनिंग ये होते हैं कि आप देखते हैं कि जो चीज़ अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे फिर भी ट्रू होगा, और अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर दोनों ट्रू हुए तो ट्रू करता है, अगर दोनों फॉल्स हुए फिर भी ट्रू, और अगर एक भी फॉल्स होता है, यानी एक भी फॉल्स मीन के ट्रू और फॉल्स मिक्स हुए तो आंसर फॉल्स देगा। तो ये आपने इस स्टेटमेंट में इसको हम कहते हैं बाई कंडीशनल, और इसकी शेप क्या होती है। अब आता है हमारा मेन जो टॉपिक है, वो है जो कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। यानी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में मीन के आपको अगर एक साथ ये सारे सिंबल आ जाएं तो सबसे पहले कौन सा हल होगा, फिर उसके बाद। तो याद रखें सबसे पहले नॉट वाला अमल पहले किया जाता है, सबसे पहले नॉट, फिर उसके बाद जब भी आप टेबल बनाते हैं तो पहले नॉट वाला लेंगे, फिर उसके बाद एंड और आर में से जो मर्जी ले लें पहले, और उसके बाद फिर ये वाला सिंबल, और देन फिर ये। ज़्यादा बेस्ट ये है जिस तरतीब से यहाँ लिख दिया गया है, ये जो है ये सेकंड नंबर पे ये सॉल्व की जाते हैं और थर्ड पे ये। तो ये इम्प्लाइज और इफ ये है, और फिर इफ एंड ओनली इफ, जिसको हमने यहाँ पे कहा है बाई कंडीशनल। तो ये तीन स्टेप्स में आपको पता हो। अभी तक आपने ये कितने सिंबल हो गए, 5 सिंबल पढ़े हैं, जो कि नॉट है, एंड है, आर है, इम्प्लाइज है, इफ एंड ओनली इफ है। तो ये इनकी तरतीब होती है। जैसे कि देखें यहाँ पे नीचे ये आपको सपोज एग्जाम में दे दिया गया कि कंस्ट्रक्टर ट्रूथ टेबल। तो आपको अगर कंस्ट्रक्टर ट्रूथ टेबल है तो आप P और Q और इसके इक्विवेलेंस शो करना है आपने। तो जस्ट सबसे पहले आपने लिखा P, फिर लिखा Q, फिर इसमें देखना है क्या नॉट है कहीं नहीं है, नॉट वाला सिंबल नहीं डालेंगे। फिर हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, चूंकि ब्रैकेट फर्स्ट डाल की जाती है। जैसे ऊपर वाले टेबल में याद रखें ब्रैकेट हमेशा पहले रहती है। तो ब्रैकेट के अंदर P इंप्लाइज Q है तो आपने डाल दिया P इंप्लाइज Q, और दूसरी ब्रैकेट में है Q इंप्लाइज P, और फिर आपने P से Q ये लिखना है, और फिर इन दोनों स्टेटमेंटों को इससे जोड़ देना है। इसमें टेबल में अगर कोई इशू हुआ तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। अब नीचे हमारे पास स्टेटमेंट है इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब स्टूडेंट आपका सवाल है
कि नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती है और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है। इनकी डेफिनेशन देख लें ताकि आप इन्हें समझ सकें। इफ़ आर एंड एस आर स्टेटमेंट, याद रखें कि अगर हमें वो कह रहा है कि दो स्टेटमेंटें दी हुई हैं, अगर हमें दो स्टेटमेंटें दी हुई हैं तो उसमें हम कहते हैं आर इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर एस, यानी कि आर जो है वो एस के लिए सफिशिएंट कंडीशन होगी। इसका मतलब होगा इफ आर देन एस, इफ आर देन एस, अगर आर है तो फिर एस होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। अगर आर होगा तो फिर जो है एस है, यानी कि अगर आर होगा ही नहीं तो फिर एस नहीं होगा। अगर आर है यानी कि एस होने के लिए कंडीशन है कि आर का होना जरूरी है, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट कंडीशन है। नेक्स्ट है आर इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ एस, तो इट मीन्स इफ नॉट आर, अगर आर नहीं है देन नॉट एस। लेकिन इन दो स्टेटमेंट में एक है इफ आर देन एस, अगर आर है तो देन एस होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट से एक बात और यहां से नीचे वाली लाइन से निकल के आ रही है कि इफ आर देन एस, अगर आर हुआ तो एस होगा। लेकिन ये नहीं कहा गया आर के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे कि मैं कह देता हूं इफ, यहाँ पे अगर इफ आर देन एस तो मैं कहूँ कि एल तो क्या एस होगा। यानी ये कंडीशन ये कहती है कि जो पहली कंडीशन है कि इफ आर देन एस, इसका मतलब है अगर आर हुआ तो एस लाजमी होगा। अब कंडीशन है अगर आर न हुआ तो जरूरी नहीं है कि एस, फिर एस हो भी सकता है और नहीं भी। नीचे वाली स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इफ नॉट आर, अगर आर नहीं है तो देन एस भी नहीं है, यानी कि एक दूसरे के लिए ये लाजमो एक दूसरे के लिए जरूरी हो चुकी हैं। तो हमारे पास है, आपसे ये कहा जाता है कि इफ कंडीशनल नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या फ़र्क है। तो आपने कहा कि सफिशिएंट कंडीशन में ये होता है कि जैसे देखें कि आपके पास कहीं आप यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आर, जैसे कि आप कहते हैं कि आप कोई दो फ्रेंड हैं, तो एक फ्रेंड जो है वो ये बात कहता है कि अगर आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा आपके साथ किसी इवेंट पे। तो अब ये होता है कि इसके ऊपर ये कंडीशन नहीं लग गई, इसके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगी कि फ्रेंड ने ये कहा कि आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड ने ये कहा कि अगर, तो इसका मतलब है ये सफिशिएंट कंडीशन है। लेकिन नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका फ्रेंड कहता है अगर आप नहीं गए तो मैं नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आपका जाना आपके फ्रेंड के जाने के लिए जरूरी हो चुका है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि फ्रेंड जो है वो आपको कहता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो आपसे कहता है कि अगर आप जाएंगे तो मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप जाएंगे तो मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब होगा कि आप अगर नहीं भी गए तो शायद कि वो चला जाए, यानी कि। लेकिन इसमें यह है कि इसमें ये कंडीशन नहीं है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो है ना, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को समझने और इसकी कोशिश करें समझने की। अब यहाँ पे इफ एस देन आर, तो इस स्टेटमेंट को हम कहा करेंगे नेसेसरी कंडीशन, और इसको कहेंगे आर इफ एंड ओनली इफ एस, यानी कि इफ एंड ओनली इफ एस, यानी कि आर तभी होगा जब एस होगा। यानी ये इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ के लिए एक दूसरे के लिए लाज़िम मज़लूम हो जाता है कि वो चीज एक जो है तो दूसरी होगी। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे इंटरप्टिंग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो अच्छा, ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को कैसे आपस में इंटरप्ट करती हैं, यहाँ पे आपको ये बात समझाई गई है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये इनका ये रिलेशन है कि कन्वर्ट अ सफिशिएंट कंडीशन टू इफ देन फॉर्म, यानी कि वो कहता है कि आपको एक इंग्लिश स्टेटमेंट दी होगी, आप उसे इफ देन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो स्टेटमेंट आपको जो भी दी हो तो आप उसने, अब यहाँ पे हम देखते हैं नीचे जाके दो क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट कुछ दी हुई हैं एक्सरसाइज में, ये स्टेटमेंट दी हुई है स्टूडेंट। अभी आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ। तो ये जो है ना, आपने इसकी कुछ चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ आपको यहाँ पता है नहीं पता। इसमें देखें तो एज इफ देन स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ द हाइपोथेसिस इज, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, एंड द कंक्लूजन इज दिस।
तो अब आपने सोचना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट की बात हुई है और हाइपोथेसिस किस चीज़ को कहते हैं और कंक्लूजन किस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद है द नेगेटिव ऑफ इफ पी देन क्यू इज, अब इफ पी देन क्यू जो है ये किस तरह का सिंबल होता है, ऊपर आपने पढ़ा है कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे उसका नेगेशन लिखना है, यानी आपने नेगेशन मीन के इफ पी देन क्यू की जगह क्या लिखेंगे, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, इस तरह के कुछ। फिर कन्वर्स क्या होता है आपने पढ़ा है, कंट्रापॉजिटिव क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो आपने करनी है। इसमें मैं दूसरे नंबर पे ये कि इस तरह का एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए कि कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल, तो आपको ट्रूथ टेबल ड्रा करना आना चाहिए। इन क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें और इनको नोट करें। क्या आप ये कर सकते हैं, इनके टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एट द एंड में जाके ये बताऊंगा, अभी इस लेक्चर में नहीं, किसी फर्दर लेक्चर में, कि ये कैसे बनती हैं या वो चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम जिनमें फेस करनी पड़ेंगी। फिर जो इंग्लिश स्टेटमेंट लिखी हो तो उस स्टेटमेंट को पढ़ के तो आपके उनको सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जो भी स्टेटमेंट आप देखते हैं। तो बुक पे यहाँ जाके इसके आंसर दिए होते हैं, जो आपने ऊपर एक्सरसाइज टेस्ट किया है उसके आंसर नीचे दिए होते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर ठीक है, कौन सा गलत है। ये सारी चीज़ें लॉजिकल बेस पे होती हैं, मतलब इनके में आपकी जस्ट डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग और इस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। क्वेश्चन को लेंथी तरीके से सॉल्व करना या कोई इस तरह का इसमें इशू नहीं होता। जस्ट ये कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ को पढ़ना और उसे सेंटेंस में कन्वर्ट करने की। तो अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट अगले लेक्चर में जाके देखेंगे वैलिड इनवैलिड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।